और चलिए शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। मैं हूं आपके साथ अनुराग। अकबर नगर के बाद अब लखनऊ में रहीम नगर और अबरार नगर में बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर ली गई। फिलहाल इन दोनों जगहों पर सर्वे का काम चल रहा है। रिवर फ्रंट को बनाने के लिए अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। सरकार की योजना इलाके में टूरिस्ट हब बनाने को लेकर, लेकिन इसका दूसरा पहलू है विपक्ष, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर और सरकार की ओर से, एलडीए की ओर से की जा रही कार्रवाई को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अकबर नगर की कार्रवाई पर विपक्ष ने योगी सरकार पर मुस्लिमों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, लेकिन सच तो यह है कि अकबर नगर में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के अवैध कब्जे गिरा दिए और लोगों को सरकार ने रहने के लिए दूसरी वैकल्पिक सुविधा भी दी है। सवाल यह है कि क्या वोट बैंक की सियासत के लिए विपक्ष ने झूठ फैलाया। सवाल इस बात को लेकर भी कि क्या अकबर नगर के बाद अब रहीम नगर और अबरार नगर पर घमासान होने वाला है क्या, इसी पर करेंगे बहस। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे को हटाने के लिए बाबा का बुलडोजर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अकबर नगर की इमारतों को मिट्टी में मिला देने के बाद अब अगला टारगेट रहीम नगर और अबरार नगर है। कुकरेल नदी के किनारे सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर बने रहीम नगर के अवैध मकान अब बुलडोजर की जद में आ गए हैं। प्रशासन कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया में नदी के आसपास के सभी अतिक्रमण हटाने की तैयारी में है। सिंचाई विभाग की टीम रहीम नगर और अबरार नगर में सर्वे कर रही है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद एलडीए अवैध मकानों पर एक्शन लेगा। तो ये इस पूरे इलाके का सर्वे एक बार हो चुका है। दोबारा एलडीए के अफसर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो सर्वे कर रहे हैं। नगर विकास विभाग की टीम भी मौजूद है। और देखिए, ये जो जितने सहारे झुग्गी झोपड़ियां और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो सब अवैध जमीन पर बनाई गई हैं, सरकारी जमीन पर बनाई गई हैं। सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग की जो जमीन है उस पर ये कॉलोनियां खड़ी कर ली गई थी, अपार्टमेंट भी कुछ खड़े कर लिए गए थे। तो अब इन सब पर बुलडोजर चलाकर अकबर नगर जैसा जो एरिया समतल किया गया था, प्लेन किया गया था, ताकि यहां पर रिवर फ्रंट डेवलप किया जा सके, वैसी तैयारी की जा रही है। और ये एक बार सर्वे हो गया है। दोबारा अब सर्वे करने के बाद यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें नोटिस मुहैया कराए जाएंगे, उन्हें अपना सामान शिफ्ट करने का समय दिया जाएगा। जो गरीब तबका है, निम्न आय वर्ग का तबका है, उनके लिए आवास की भी व्यवस्था की गई है। जैसे वसंत कुंज योजना में अकबर नगर के रिहायशियों को आवास आवंटित किए गए थे, वैसे ही यहाँ पर भी आवास आवंटित किए जाएंगे। तो इस प्रोसेस में लगभग 1 हफ्ते का समय लगेगा और 1 हफ्ते बाद यहाँ पर भी जेसीबी लगाकर पूरे इलाके को बुलडोज करने की कवायद शुरू की जाएगी। सरकार का मकसद कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करना है। कुकरेल नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाने की योजना है। सरकार पूरे इलाके को इको टूरिस्ट हब बनाने की योजना पर काम कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष ने योगी सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया। असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना कौसर हयात से लेकर समाजवादी पार्टी ने एक सुर में बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार मुस्लिमों को निशाना बना रही है। अगर इलीगल गवर्नमेंट की जमीन पर घर बनाया गया था तो सबका घर तोड़ना था, मगर बीजेपी सिर्फ नफरत के मुजाहरे करना चाहती है। और मुल्क के जो वजीर आजम तीसरी मर्तबा बने हैं, वो सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ इनका ड्रामा है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अकबर नगर में सिर्फ मुस्लिम परिवार ही नहीं, बल्कि हिंदू परिवारों के अवैध कब्जों को भी तोड़ा गया था। अकबर नगर में न सिर्फ मस्जिदें तोड़ी गई, बल्कि वहां बने मंदिर को भी हटाया गया। ऐसे में सवाल यह है कि अगर क्षेत्र के विकास के लिए अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है तो उस पर सियासत क्यों? सवाल यह भी कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष झूठ फैला रहा है, जैसा अकबर नगर को लेकर फैलाया गया। साफ है, आने वाले दिनों में अकबर नगर के बाद अब रहीम नगर और अबरार नगर पर भी सियासी घमासान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बहुत आसान शब्दों में समझिए, अतिक्रमण का मतलब होता है अवैध कब्जा, और सरकार इसी अवैध कब्जे पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि इस अवैध कब्जे पर भी
आखिर धर्म क्यों देखा जाता है, कार्रवाई को लेकर कैटेगराइज क्यों किया जाता है कि ये मुस्लिमों पर कार्रवाई हो रही है या ये हिंदुओं पर कार्रवाई हो रही है। बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अंबर जैदी हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो से जुड़ गई, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जुड़ गए जो कि पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ बिलाल खान जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ तारिक खान जुड़ गए जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और दानिश कुरैशी, हालांकि आपको टीवी स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं लेकिन अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। दानिश भाई भी जुड़ गए। दानिश भाई बहुत स्वागत है आपका। मैं शुरुआत तारिक भाई आप ही से करता हूं। अब तक तो आप जो अकबर नगर में कार्रवाई हो रही थी इसी पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन सौंदर्यीकरण को लेकर, कुकरेल नदी के उत्थान को लेकर योगी सरकार ने जो ठाना, उस दिशा में अब 2 कदम आगे बढ़ाते हुए 2 और कॉलोनीज का सर्वे करवा रही है सरकार। कैसे देख रहे हैं तारिक भाई आप इसे? देखिए, अभी इनके एक प्रधानमंत्री का कहना था कि मैं गंगा माँ का बेटा हूँ और गंगा को साफ कर दूंगा जी। कितनी 20,000 करोड़ रुपए गंगा को सफाई के लिए आवंटित हुए 2014। कितना साफ किया गंगा को, आप बताइए कितना साफ किया। हम गोमती नदी पे आ जाते, हमने गोमती रिवर फ्रंट बनाया, किसी को तोड़ा नहीं, ये तोड़ के बना दिया। तोड़े भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी वहां पर आप ही के चैनल का संवाददाता गया, उस आदमी ने अपने घर पर 60 लाख का लोन ले रखा, क्या होगा उसका ये बताइए। एक सवाल मेरा बीजेपी से। दूसरा मेरा सवाल ये है, पहली बात तो लोन मिला कैसे, दूसरी बात अब वो करेगा क्या, तीसरी बात कि जो गरीब लोग हैं उनको जो घर मिले हैं उसमें 2 टाइप के घर हैं, एक मुफ्त वाले और एक 4-5 लाख रुपए में जो प्रधानमंत्री आवास दिया गया। मुफ्त वाले कितने हैं और पैसा देने वाले कितने? आप कह रहे हैं आपने 1800 घर बनाए। आई वांट द डेटा ऑन अ डिफरेंट बेसिस की मुफ्त वाले। तारिक भाई, यू मेड योर पॉइंट। तारिक भाई, अब मेरे कुछ सवाल है तारिक भाई, मुझे लगता है कि इस पर आपको जवाब देना चाहिए। आपने ओपनिंग कमेंट्स दे दिया, बहुत सीधी और सिंपल सी बात। सर, अतिक्रमण ही होता है ना, अवैध कब्जा। और अवैध कब्जे को अगर आप डिफेंड करते तो क्या ये मानते हैं आप कि सरकार की जो जमीन है, वो जो सड़क भी जो जिसके अंतर्गत आती है, क्या उस पर भी लोगों को रहने का अधिकार दे दिया जाएगा? दूसरी बड़ी बात, आपने गोमती रिवर फ्रंट की बात की, आपका बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। उस गोमती रिवर फ्रंट को लेकर आपके ही अधिकारी ने 2017 में कहा था कि जितने भी अवैध अतिक्रमण होंगे, वो बात अलग है अतिक्रमण थे नहीं, लेकिन इस बात की मंशा उनकी भी थी कि वहां से अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा जो वहां पर तालाबों को या फिर वहां पर नहरों को बाधित करते हैं। तीसरी बड़ी बात सर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का वरुणा प्रोजेक्ट तो कोई नहीं भूला। वाराणसी में वरुणा नदी के उत्थान का प्रोजेक्ट 219 करोड़ का प्रस्तावित था, उसमें अखिलेश यादव ने अधिकारियों को फटकारी इस बात की लगाई थी कि वो लोगों के घर नहीं हटवा पाए। होटल्स के लिए पक्के बीम डाल दिए गए थे वहां पर, और अभी होटल्स चल भी रहे हैं इनफैक्ट वहां पर। तो ऐसा नहीं है कि अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की आपने सोची नहीं थी। नहीं, आप अवैध अतिक्रमण हटाइए मगर उनको बसाइए भी। कहां मतलब वो अतिक्रमण अवैध हटाएं, लेकिन आप धर्म के चश्मे से देखेंगे। नहीं, धर्म के चश्मे से क्यों देखेंगे? गरीब तो गरीब होता है, गरीब का कोई धर्म नहीं है, वो गरीब है, यही उसका सबसे बड़ा धर्म। और ये तो जिन लोगों को करोड़पति लोग नहीं देंगे, यहाँ 70 करोड़पति जो चिन्हित है उनको आप फांसी में लटका दीजिए। समाजवादी पार्टी हाथ से नहीं खड़ी होगी, लेकिन जब बात गरीबों की आएगी तो हम हिंदू मुसलमान नहीं बच्चे हमारे। हम ये बताएंगे कि आपके बुलडोजर आपके पास। अच्छा, तो मुझे ये बता दीजिए फिर ये टर्मिनोलॉजी। तारिक भाई एक लाइन में आंसर। तारिक भाई एक लाइन में आंसर मैं चाहता हूं। ये बता दीजिए हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? फिर कौन कह रहा है कि यहाँ पे मुस्लिमों के घर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के नहीं तोड़े जा रहे? कौन कह रहे हैं? हम गरीब कह रहे हैं, हम उनको गरीब कह रहे हैं, उनकी तकनीकें नहीं थी वो गरीब, हिंदू मुसलमान नहीं। और आपके पास बुलडोजर है, जनता के पास भी लीजियम पे ये 19 का बुलडोजर है, चलाएगी आपके और चलाएगी। यही आप खुनियत निकाल रहे हैं गरीब लोगों से कि आपको वोट नहीं दिया। सर देखिए, ऐसा है ना, मैं एक छोटी सी कार्रवाई का जिक्र कर लेता हूं, मुझे लगता है सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या हुआ था, मथुरा में जवाहर बाग था जहां पर रामवृक्ष सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अवैध अतिक्रमण किया था। आपकी सरकार ने सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए जो कार्रवाई की थी, आपकी पुलिस ने जो कार्रवाई की थी, उसमें 24 लोग मारे गए थे। कोई सवाल पूछने नहीं आए कि आप ये हिंदू है तो इसलिए कर रहे हैं क्या? तो आप लोग क्यों इसको हिंदू मुस्लिम या किसी के चश्मे से देख रहे हैं? किस ईयर में हुआ था ये 2016 में हुआ था, आपको याद होना चाहिए। ये 2016 में हुआ था, रामवृक्ष मथुरा का ये जो जवाहर बाग कांड था, एक बार पढ़ लीजिए, मुझे पता है आपको नहीं पता। ऐसे मैं कह रहा हूं, नहीं तारिक भाई आपको नहीं पता, आपको नहीं पता है नाजिया। आजादी के बाद से भी सारे डेटा निकाल के बैठना चाहिए। नहीं, अरे तो सर मैं
अरे गजब कर रहे। मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण की कार्रवाई सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रही है। अतिक्रमण की कार्रवाई आपकी कार्रवाई पर कोई सवाल नहीं उठा रहे सर। मैं कह रहा हूं अतिक्रमण हटाने के लिए तो आप लोगों ने भी कार्रवाई की, और लोगों ने जब अतिक्रमण नहीं हटाया तो आप लोगों ने गोलियां चलवाकर उनको मरवाया, डंडे से मरवाया उन्हें। तो अतिक्रमण की कार्रवाई को आज सवालों के घेरे में क्यों रख रहे हैं? सिंपल सी बात है। अनुराग जी, अच्छा ठीक है, आलोक अवस्थी जी प्लीज। आलोक अवस्थी जी वो कह रहे हैं आप गरीबों को निशाना बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं। आलोक अवस्थी प्लीज। अनुराग जी समाजवादी पार्टी के समय पे जो लठैत थे समाजवादी पार्टी के, वो किसी की जमीन दुकान पे कब्जा कर लेते थे। सरकारी जमीन तो उनकी बाप की होती थी। और जिस जवार भाग की आप चर्चा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी सरकार ने आदेश नहीं दिए थे, हाई कोर्ट के निर्देश पर पुलिस वहां पे गई थी। एक कप्तान और एक दरोगा की हत्या के बाद 27 लोग वहां पे 24 लोग वहां पे मारे गए थे। तो यह समाजवादी पार्टी अपनी इच्छा से नहीं गई थी। हाईकोर्ट के निर्देश के ऊपर पुलिस के कप्तान खाली कराने गए थे 280 एकड़ जमीन। और रामवृक्ष यादव ने समाजवादी पार्टी तो सही ना खाली सर, वही खाली आप करवा रहे, तो ये सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं आप गरीबों पर चला रहे हैं डंडा। अनुराग जी सरकार ने नहीं खाली कराया था, हाईकोर्ट के आदेश पे खाली हुआ था। सरकार और हाईकोर्ट में अंतर है। दूसरी बात, जो भी जमीन इनको मिलती थी वहां पे कब्जा कर लेते थे, जो दुकान मिलती थी वहां कब्जा कर लेते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार से जब से मुक्ति मिली है जनता को, समाजवादी पार्टी को दोबारा सत्ता में आने का मौका जनता ने नहीं दिया है। और जहां तक की बात है, ये आप कुकरेल नदी की बात कर रहे हैं, यह अस्ती गांव से लेकर के रिवर बेड तक ये खाली कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। ये 28 किलोमीटर लंबा पैच है। अभी तो ये अवस्थी साहब आप ये कर रहे हैं, और ये कार्रवाई से लेकर कुर्सी रोड तक ये कोर्ट के आदेश के बाद की जा रही है, इस बात को जनता भी जानती है। लेकिन मुझे एक पॉइंट बताइए, अतिक्रमण यानी कि अवैध कब्जा, मैं आ रहा हूं आपके पास। अतिक्रमण यानी कि अवैध कब्जा, और अगर आप इसको हटा रहे हैं, अगर आप अवैध चीजों को हटा रहे हैं, तो इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से कौन बांट रहा है? मैं बस इतनी चीज समझना चाह रहा हूं। नहीं, ये तो देश विरोधी तत्व है जो बांट रहे हैं। क्योंकि वहां पर हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी है। और क्या मुसलमानों को ये छूट है कि वो कोई भी जमीन पर कब्जा कर लेंगे और उसके बाद वो उनकी हो जाएगी, और उनको हटाने के लिए जब सरकार जाएगी तो कहेंगे तो हम मुसलमान इसलिए हमको हटाया जा रहा है? यह तो अलग गलत बात है। देश में संविधान सबके लिए बराबर है। जो हिंदुओं के लिए कानून है वही मुसलमानों के लिए कानून है। और देश विरोधी तत्व मैं कहूंगा इस समय ओवैसी को, जो इस समय सिर्फ जो है देश को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर जो भी निर्णय हुआ है कानून के सम्मत हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। और वहां पर मिश्रित आबादी थी, वहां पे हिंदू धर्म स्थान भी थे, मुस्लिम धर्म स्थान भी थे। और मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं, जो लोग मस्जिद को गिराने को लेकर सवाल उठा रहे थे, वहां पर 3 मंदिर भी टूटे, बोलने वाला कोई नहीं। मस्जिद के लिए तो बहुत आवाज थी। खैर, आलोक अवस्थी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास एक बार फिर से। दानिश कुरैशी साहब, बीजेपी तो सीधे कह रही है कि यह असामाजिक तत्व हैं जो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से बांट रहे हैं। नहीं तो कार्रवाई होती है, उसमें क्या हिंदू क्या मुस्लिम, अवैध कब्जा किया है तो हटना तो पड़ेगा, नहीं तो कल को आप सड़क पर बैठ जाइएगा घर बनाकर। देखिए, मुझे लगता है अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है अवस्थी साहब, वो इस तरह से जो बातें करते हैं ना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा भद्दा मजाक देश के लिए हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी, मैं 100 बार कह चुका हूं और एक बार आज फिर रिपीट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पार्टी है जिसने इस देश में मुसलमानों की मस्जिद को ढहाया और सुप्रीम कोर्ट के अवमानना बिल्कुल खुले तौर पे की। उसके बाद वो हिंदू और मुसलमानों की बात करती है। मुझे लगता है ये दोगली राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, दानिश भाई मैं कह रहा हूं, कौन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना, और आप फिर कोर्ट क्यों नहीं गए अगर नहीं माना तो? सुनिए मैं आपको बताऊं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया था कि हम मस्जिद को गिरने नहीं देंगे, हम मस्जिद को ढहाने नहीं देंगे। आपको याद नहीं है अनुराग? उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की लीडिंग और झूठ मत बोलिए 1992 की बात, झूठ बोल रहे हैं, झूठ। अरे पार्टी खाली धर्म की बात करती है, वो गलत पार्टी है और देश के मुसलमानों को भड़काने का काम करती है। हमारे सरकार में एक जज्बे को देखा जाता है और एक जज्बे से देखा जाएगा। और जो गरीबों के लिए योजनाएं बनाई मोदी सरकार ने, वो मकान सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिले, सबसे ज्यादा जो है घर मुसलमानों को मिले, सबसे ज्यादा शौचालय मिले, सबसे ज्यादा आरोग्य कार्ड मुसलमानों को मिले। जितने परसेंटेज में मुसलमान है उससे कई गुना ज्यादा आपको समाज मिला है। इसलिए झूठ फैलाना बंद कर दीजिए, देश के कानून का मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए। मैं साफ साफ समझा देना चाहता हूँ आपको। अच्छा, एक मिनट। ओके आलोक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। दानिश भाई चलिए ठीक है, आलोक जी से मत उलझिए, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। इस बात को तो मानते ना कि हिंदुओं के घर टूटे अकबर नगर में?
ये भी जुटला देंगे? आपको एक बात, हाँ, सुनिए, मैं आपको जवाब। देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी है, और जो लोग भी ये कह रहे हैं ना कि देश में असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है मतलब मुसलमानों के नाम की राजनीति करते हैं, अब कोई चुनाव नहीं। सुनिए, सवाल यहाँ ये है कि हमारा सवाल उनसे है जो लोग सत्ता में बैठे हैं, हमारा सवाल उनसे भी है जो लोग विपक्ष में बैठे हैं। विपक्ष में बैठे हुए लोग 10 महीने 12 महीने उन्होंने पूरे देश में आंदोलन चलाया न्याय यात्रा के नाम से। दानिश भाई, मैं तो बहुत सम्मान के साथ आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं अंबर जी के पास जाऊंगा। दानिश भाई, मुझे एक बहुत छोटी सी बात बता दीजिए कि घर टूटे तो हिंदुओं के भी टूटे ना, 3 मंदिर टूटे हैं ना सर वहां पे। किसी का घर नहीं टूटना चाहिए। हाँ, तो मतलब कल को सड़क पे घर बना ले, आप इस बात की इजाजत देते हैं कल को सड़क पे घर बना ले? बिल्कुल, कोई पागल है रास्ते में घर बनाएगा? बताइए। तो फिर नदी पे घर क्यों बनाया? पागल है? नदी पे घर क्यों बनाया? मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कटघरे में रखेंगे? आप उनको कह रहे हैं पागल है सड़क पर घर बनाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया, आप इस हिसाब से कह रहे हैं? आप इसको इस तौर पर आंकते हैं? उसका आप उसका जवाब सुन लीजिए, पूरा जवाब सुनिए। अब मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कौन गया था? लोग गए थे या सरकार गई थी? सरकार के मुखालिफ, सरकार तो मुखालिफ गई इन लोगों के। उनको घर देने के बजाय आप सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? 1800 घर आवंटित किए गए हैं, उसमें कौन हिंदू कौन मुस्लिम धर्म देख कर नहीं आवंटित किए गए। अवस्थी साहब जल्दी से, उसके बाद अंबर जी के पास जा रहा हूं। जिसके आधार पर एनफोर्समेंट ड्राइव चली है और हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ लोग वहां के अकबर नगर के लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सरकार को वहां पर जीत मिली है, हाईकोर्ट के निर्णय की जीत हुई है, जिसके तहत वहां पर हटाया जा रहा है। इसलिए गलत बात मत कहिए। अरे तो सर, ये तो वो लोग हैं ना जिसके खिलाफ सरकार गई थी, जिनके एनक्रोचमेंट ड्राइव को हटाना था। अरे तो जिनके इंक्रोचमेंट को हटाना था उनके खिलाफ सरकार गई ना, तो ऐसा थोड़ी कि सरकार अतिक्रमण करके रहने देगी कि नहीं साहब ये लीजिए आप रजिस्ट्री भी ले लीजिए। ऐसा नहीं होता दानिश भाई, ऐसा नहीं होता। आपने अपना घर लिया होगा तो बहुत नियमों के साथ लिया होगा। आप इसकी वकालत क्यों कर रहे हैं कि लोगों को अवैध तरीके से रहने दिया जाए, और जबकि दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करी? ओके, लेकिन अंबर जी, माफ कीजिएगा नाजिया मुंह से निकल रहा था। अंबर जी, मैंने सवाल बहुत सीधा सा पूछा, अवैध अतिक्रमण पर क्या रहने का अधिकार होना चाहिए? दानिश भाई उस पर कुछ नहीं बोले। मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल ये भी था, आप भी चूंकि मुस्लिम है, आप मुझे बताइए कि क्या सरकार सिलेक्टिविज्म वाली कार्रवाई कर रही है क्या, कि हिंदुओं के घर छोड़ दिए अकबर नगर में और मुस्लिमों के घर चुन चुनकर तोड़ दिए गए? देखिए अनुराग, जो सेक्युलर जमात जो आज ये तबलीग करने में लगी हुई है कि मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, आप गंगा, यमुना, गोमती, कुरेल, कोई सी भी नदी उठा के देख लीजिए, कौन सी ऐसी नदी का किनारा है जहां पर अवैध कब्जा करके मुस्लिम बस्तियां नहीं बसाई जाती हैं। और ऐसी ही पार्टियां अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए पहले उन बस्तियों को बसाते हैं अपनी वोट बैंक के चलते। दिल्ली में भी ऐसी बस्तियां बसाते हैं ताकि अपनी वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। आप ये बताइए, इनमें से किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि किसी एक हिंदू का घर भी वहां से तोड़ा गया? ओवैसी से लेके हर इस सेक्युलर जमात का नेता ये मजबूती से गला फाड़कर नफरत बांटने में लगा हुआ है कि मुसलमानों की बस्तियां तोड़ी जा रही, मुसलमानों की बस्तियां तोड़ी जा रही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? जब मजनू के टीला पर हिंदुओं के घर तोड़े गए थे तब तो कोई उठकर किसी सेक्युलर पार्टी का नेता कोर्ट नहीं पहुंचा था कि गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। आज आप उनको गरीब कह रहे हैं। आप पहले ये बताइए कि आप अवैध कब्जे करवाते क्यों हैं? अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए पहले इलीगल काम करवाएंगे, इलीगल फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, फिर उसके बाद सड़कों पर बैठेंगे, आकर कहेंगे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। आप क्यों इलीगल काम करते हैं? पहला सवाल आपसे होना चाहिए। अगर सरकार सरकारी जमीन कोर्ट के निर्देश पर खाली कराती है तो आप देश में नफरत की राजनीति क्यों करते हैं? कब तक ये आपका नफरत का धंधा चलेगा? आपको पूरे देश ने रिजेक्ट कर दिया, फिर भी आप बेशर्मी से यही कहने में लगे कि हमारी लेकिन अंबर जी ये जो देखिए, ये बात तो साफ है, सियासतदान है और वो अपनी सियासी रोटियां जहां सेक सकेंगे वहां सेकेंगे। लेकिन अनुराग, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। देश को ये आज भी नफरत में बांटने में लगे हुए। किसी ने ये नहीं कहा कि अवैध कब्जा ही अपने आप में अवैध होता है, इलीगल होता है, तो आप उसको जस्टिफाइड करने में लगे हुए कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ये मुसलमानों के विरोधी हैं। ये देश को इसी में बांटने में लगे हुए हैं। सरकारों में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है, कार्रवाई को धर्म के चश्मे से क्यों? करती है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन ये दिखाने में लगे हुए कि ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं। इससे पहले भी सरकारों ने, अखिलेश सरकार ने भी इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर वो किया है, एक्शन लिया। तो तब इनके गरीब कहां चले गए थे? तब हिंदू गरीब नहीं थे क्या? जिन लोगों के घर तोड़े गए वो गरीब नहीं थे? आप अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को आप बोलिए कि ये गलत है। और मंदिर मस्जिद की बात आती है, मस्जिदों की बात कर लीजिए। सऊदी अरेबिया से लेकर बहुत जगहों पर मस्जिद टूट रही है, वहां पर मुसलमान या ओवैसी जी का
दिल नहीं होता कि मुसलमानों की ईरान में हाल फिलहाल में टूटी कब्रिस्तान थी, तोड़े जा रहे हैं। ईरान में टूटी थी और वहां पर लोगों ने कहा था कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये विकास के लिए, लेकिन यहां पर शायद वो संकुचित मानसिकता से लोग उभरने नहीं देना चाहते। बिलाल भाई मुझे बताइए, आप खुलकर क्यों नहीं कहते, मतलब किस बात का डर है? अरे राजनीतिक पार्टियां राजनीति करें, लेकिन विकास को तो कम से कम वेलकम करना चाहिए ना। गोमती रिवर फ्रंट का जो पूरा मामला था, उसमें सौंदर्यीकरण के नाम पर लोगों को जो सपने दिखाए गए, वो प्रोजेक्ट कहां है, वो कितना लोगों के सपने पर खरा उतरा, वो बात अलग है। लेकिन जो सपने दिखाए गए, ठीक उसी तरीके से कुकरेल नदी पर भी रिवर फ्रंट बनाने की कोशिश है। ये लखनऊ के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक दूसरा एक आयाम लेकर आएगा। उस पर बात ना करके हिंदू मुस्लिम के घर तोड़ गए, इस पर बात की जाती है। ये क्यों कर रही है राजनीतिक पार्टियां? देखिए अनुराग भाई, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनकी जो गर्मी थी वो निकाल दी, उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आया। जो बुलडोजर नीति को लेकर आगे चल रहे थे, जनता ने नकारने का काम किया। उत्तर प्रदेश में इनका क्या हाल हुआ, फिर भी इनको वही सब चढ़ रहा है, क्योंकि इनको इनकी तुष्टीकरण के खूनों में, इनके रगों में बस चुकी है। आप इसको गलत डायरेक्शन में लेकर, मैं बिलाल भाई मुझे एक बात बताइए, बिलाल भाई एक छोटी सी बात बताइए सर। अच्छा बिलाल भाई, मैं इसको बेसिक से शुरू करता हूँ। बिलाल भाई एक मिनट, बेसिक से शुरू करता हूँ मैं। मुझे बताइए, अवैध अतिक्रमण था या नहीं था? अवैध अतिक्रमण है या नहीं, बस मुझे इतना बताइए आप, फिर मैं आगे बात करूं। अतिक्रमण कहाँ नहीं है ये बताइए मुझे। अगर किसी के जो घर बने हुए हैं वहां पर, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, हम नहीं कह रहे हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, लेकिन जो चिन्हित करके घरों को तोड़ा जा रहा है उस पर कौन सवाल नहीं उठाएंगे क्या? किसने चिन्हित किया? अरे जो 1800 घरों पर कार्रवाई हुई अकबर नगर में, बिलाल भाई 1800 घरों पर जो कार्रवाई हुई, उसमें कौन सा हिंदू का घर छूट गया? बिलाल चिन्हित नहीं, मैं मान रहा हूँ, वहाँ जितने घर भी टूटे हैं वहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है। अंबर ज़ैदी हंस रही है आपकी बात पर। लेकिन जो अतिक्रमण के नाम पे जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो मुसलमानों जो ज्यादा बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहां से ये नीति देख रहे हैं ना। जब जनता ने ही चाहती, इससे पहले अंबर जी अगर किसी मुस्लिम के घर पर चल जाता था तो बहुत खुले चौड़े में ये लोग कहते थे कि देखिए साहब, बुलडोजर चल गया किसी मुस्लिम के यहाँ पर। यहाँ तो आप लोगों के पास बोलने का मौका नहीं था। हिंदू मुस्लिम किसी के घर नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल सपाट हो चुका है अकबर नगर। बिल्कुल अंबर जी, गलत कह रहा हूं? बाबा जी को अभी अकल नहीं आएगी जब कुर्सी जाएगी। नहीं, अकल की बात को चिन्हित करके ऐसा तो नहीं हिंदुओं के घर छोड़ दिए और बाकी मुसलमानों के घर तोड़ दिए। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? जवाब दीजिए बिलाल जी, घर तोड़े जा रहे हैं। आप लोगों का काम ही है झूठ का परोसना, देश में नफरत को बांटना। नफरत के आधार पर आप देश को मत बांटिए। बिलाल खान, अंबर ज़ैदी पे सवाल उठाइए, बताइए कि अगर हिंदू का घर बचाओ, उसको आप बोलिए कि हाँ ये गलत है। पहले तो आप ये बताइए कि अवैध अतिक्रमण होता क्यों है? आप घर खरीद कर क्यों नहीं बनाते? आप क्यों अवैध कब्जे करवाते हैं? आप उत्तराखंड से लेके कहीं पे भी किसी भी राज्य में चले जाइए, हर जगह। हल्द्वानी में क्या हुआ? वहां पे आपके सलमान खुर्शीद पहुंच गए वहां पे लोगों को कत्ल करने के लिए, दंगे करवाने के लिए। आपकी पार्टियां लोगों के खून से हाथ रंगती हैं और फिर मुसलमानों को कहती मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अच्छा अंबर जी, उनको बोलने दीजिए, ठीक है। बिलाल भाई एक छोटी सी बात, मैं विक्रम सर के पास जा रहा हूँ। बिलाल भाई एक छोटी सी बात, बिलाल भाई बहुत छोटी सी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए बिलाल भाई, मेरी बात सुन लीजिए। आपकी आवाज नहीं जा रही है, सुनिए तो सही। मैं कह रहा हूं, क्या अकबर नगर में हिंदुओं के घर बच गए? बस आप इस पे जवाब दे दीजिए। मैंने क्या कहा? चाहे हिंदू हो मुसलमान, उत्तर प्रदेश की जनता है ना, उसका मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो अतिक्रमण थोड़ी रहने दिया जाएगा। अब हिंदुओं के घर की सवाल आया करें कि वो तो उत्तर प्रदेश की जनता है। मैं तो आपकी बौद्धिक क्षमता को बड़ा सलाम करता हूं सर। मतलब आपके हिसाब से अतिक्रमण हो रहा है तो होने दिया जाए। अरे कल को तो घर जो इंसान जो घर बना रहा है सालों, अपने करोड़ों पूरी जिंदगी की, तो मतलब ये पैमाना है कि सालों से कोई रह रहा है तो उसको वहीं रहने दिया जाए। मतलब ये अरे आप 10 साल के लिए घर छोड़कर चले जाएंगे और आपके घर में कोई नहीं। एक बिलाल भाई इनसे ये पूछ लीजिए अनुराग कि जब पता होता है कि नदी का किनारा है, सरकारी जमीन है, नदी की जमीन है, और कल जब भी सरकार एक्शन लेगी घर टूटेंगे, तो आप जानते हैं दूसरे वहां पर घर क्यों बसाते? क्योंकि आपको पता है कि आप मनमानी करेंगे, गरीब मजलूम मुसलमान बनेंगे और सेक्युलर जमातें आपके समर्थन में उतरेंगी और आपकी मनमानी और आपको माना जाएगा। एक बिल्कुल नॉर्मल पर्सपेक्टिव में एक एग्जांपल रखता हूं कि अगर बिलाल भाई आप 10 साल के लिए विदेश में चले जाएं, आपकी बहुत अल्लाह करे बहुत अच्छी नौकरी लग जाए और 10 साल के लिए आप चले जाएं, आपका घर खाली है, तो कोई आकर रहने लगे तो दे दें उसको घर, फिर आप घर वापस क्लेम नहीं करेंगे? जो वहां ऑलरेडी रह रहे हैं 10 साल 20 साल। अरे मान लीजिए आपके घर में कोई नहीं रह रहा है, कब्जा नहीं कर रहा है वो जमीन। मेरे घर की बात अलग हो गई, जो अपना घर बना आपके घर की बात अलग और सरकार की जमीन अलग। बहुत बढ़िया सर, आप एक्सपोज हो गए। बिलाल भाई रहने दीजिए, बस इससे आगे बस बात मत कीजिए। जो सरकार कहां आपके घर की बात अलग। मैं आ रहा हूं दानिश भाई, तारिक भाई आपके पास आ रहा हूं, आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। विक्रम सर, देखिए मैं आज सवाल ये नहीं पूछूंगा कि सरकार का दायरा क्या है
या विपक्ष क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ इतनी बात आपसे समझना चाहता हूं कि अब तक की कार्रवाई में आपको कहीं बायसनेस दिखा क्या? कार्रवाई पूरी हो चुकी है अकबर नगर वाली 2 जगहों पर और कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, कहीं पर आपको हिंदू मुस्लिम दिखा सर? अनुराग जी, आपके स्पष्ट सवाल का स्पष्ट उत्तर है, कहीं कोई बायस नहीं दिखा। हिंदू मुस्लिम बराबर, मंदिर मस्जिद बराबर और सभी के ऊपर बराबरी से प्रशासनिक कार्रवाई हुई। एक कार्रवाई की मैं उम्मीद जरूर करता हूं कि जिन राजनेताओं ने अपने स्वार्थ हित के लिए और जिन राजकीय अधिकारियों ने अपने स्वार्थ और रिश्वत और भ्रष्टाचार के चलते इनको बसाया है, इनके ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो। ऐसे अधिकारियों और राजनेताओं के ऊपर भी बराबरी से कार्रवाई, क्योंकि वो बराबर के जिम्मेदार हैं इनको लाके बसाने में। और ऐसा स्वर्णिम राजनीतिक अवसर, कई लोगों की लॉटरी लग गई ऐसे राजनीतिक अवसर को प्राप्त करने में, गरीब अमीर ये और वो, इस बिरादरी वो बिरादरी, कानून में आईपीसी में कहीं गरीब अमीर और किसी बिरादरी का नाम नहीं दिया है। कानून की लक्ष्मण रेखा पार किया तो उसके परिणाम होने ही होने हैं और वही हुआ। आप पहले ये बताइए कि सरकार की बेशकीमती जमीन पे नाजायज कब्जा ये जायज है, ये नाजायज है? हाँ ना में जवाब दें। और गरीब अमीर की परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण। वो कह रहे हैं कि 20 साल से रह रहे हैं तो उनको क्यों हटा रहे हैं? ये तर्क है क्या? सवाल ये है कि 20 साल से कोई डकैती डाल रहा है और पकड़ा आ जाए तो कहेगा हम तो डकैती, हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कौन सा तर्क है भाई? ये तो ऐसा तर्क है मैं समझ में नहीं आ रही है। ये अच्छा हुआ कि सस्ते निपट गए, क्योंकि हमने देखा कि 2000 मकान वहां बने हुए वो दिए भी जा रहे हैं। बेहतर होगा सरकार जो सुविधा दे रही है वहां जाए, बाइज्जत वहां रहे। इसमें कोई बायस अनुराग जी का नहीं है कि चूंकि हम 10 साल से डकैती डालते चले आ रहे थे, इसके बाद हमने कांटा डाल करके चोरी से बिजली की, अब आप हमें रोक रहे हैं। हमने बिजली 10 साल से चोरी की है, हमें आगे भी चोरी करने का मौका दिया गया, हमारी हक तलफी की जा रही। ये दिस इज ऑल नॉनसेंस अनुराग जी। ये चीजें कभी न कभी बंद होंगी, ये गरीब राष्ट्र बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ठीक है। तो तारिक भाई मुझे बताइए कि फिर क्या आधार बच जाता है जिस पर यह डिफेंड किया जाए कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? भाई 10 साल से कोई जुर्म कर रहा है तो उसको जुर्म करने थोड़ी दिया जाएगा, जैसे पकड़ा जाएगा वैसे ही जेल में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल सही कार्रवाई है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 20 साल से नहीं 50 साल से वहां लोग रह रहे हैं, इन्हीं बीच में। अच्छा 50 साल क्राइटेरिया, मतलब 20 साल क्राइटेरिया नहीं 50 साल क्राइटेरिया? नहीं सुन, पूरी बात बोलने दीजिए। आपने जैसे डीजीपी साहब को बोलने दिया वैसे हमें नहीं, मैं आपको बोलने दे रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। सुनिए, बिल्कुल कार्रवाई पे कोई सवाल नहीं है। एक सवाल शुरुआत में पूछा था कि कितने मुफ्त वाले घर हैं और कितने पैसे लेके घर दिए गए। अच्छा, कोई जवाब नहीं आया। अभी ले लेंगे जवाब है। नहीं लेंगे नहीं, वो देंगे नहीं, मैं स्टैंप पे लिखूं। अच्छा, अब सुनिए आगे बोलते हैं। स्टैंप लेकर बैठ रहे हैं। 5 मुख्यमंत्री इनके भी रहे हैं, 5 बार मुख्यमंत्री इन 20-30 सालों में। 30 साल ले लें तो भी हम भी जिम्मेदार हैं, हम लेते हैं जिम्मेदारी। चलिए ठीक है, हमारी भी सरकार रही है, ठीक है, ये लेंगे जिम्मेदारी, ये लेंगे जिम्मेदारी। उन लोगों को जैसे डीजीपी साहब ने कहा पनिश करना चाहिए। मैं मानता हूं हमारी भी सरकार रही, गलतियां रही होंगी, लेकिन सरकारें तो इनकी भी रही हैं। 5 लोग, 3 बार कल्याण सिंह, अरे सुनिए भाई, 3 बार कल्याण सिंह, 1 बार गुप्ता जी, उसके बाद राजनाथ सिंह साहब रहे लास्ट मुख्यमंत्री। तो क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं? हमारे से शुरू करिए एक्शन लेना हमारे ऊपर से। मगर ठीक है, मैं इसी सवाल को एज इट इज ट्रांसफर कर दे रहा हूं। अवस्थी साहब देखिए, वो पूछ रहे हैं कि घर देने का क्या पैमाना था, मुफ्त में घर दिया वो कैसा, और जिसको पैसे के साथ दिया वो कैसा। उनके इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। वो स्टाम्प पर पेपर पर लिखने को भी तैयार हैं कि आप तो जवाब नहीं देंगे। एक तो उसका जवाब आप दे दीजिए। दूसरा मुझे ये बताइए, जो उनका वाजिब सवाल है कि ऐसे में आपकी भी सरकारें पहले रही हैं और अवैध अतिक्रमण तो 50 साल पुराना है, तब आपकी भी सरकारें क्या जिम्मेदार नहीं है इस चीज के लिए? अवस्थी साहब देखिए, पहले सवाल का जवाब यही है कि जो भी वहां पे अतिक्रमणकारी थे उनको विस्थापित किया गया है और 1800 मकान दिए गए हैं। और वहां पर विस्थापन में कई लोग करोड़ों रुपए का टर्नओवर भी कर रहे थे, गरीब नहीं थे, अट्टालिकाएं बना ली थी, करोड़ों रुपए का उनका टर्नओवर, वहां पर इनकम टैक्स जमा है। तो इस तरह का व्यापार करने वाले लोगों को तो फ्री में मकान नहीं दिए जाएंगे। जहां तक की बात इन्होंने कही कि हमारे कई मुख्यमंत्री हुए, तो मेरी बात पूरी हो जाने थे, आप थोड़ा सभ्यता का परिचय देंगे मुझे लगता है, आप तो सभ्य व्यक्ति हैं, प्लीज कंटिन्यू। हाँ देखिए, और जो इन्होंने हमारे मुख्यमंत्रियों की गिनती की नहीं है, कल्याण सिंह जी मात्र 2 साल मुख्यमंत्री रहे, 91 से लेकर के 93 तक। और 5 साल की अवधि में जो हमारी सरकार इधर 2000 में रही, उसमें 3 मुख्यमंत्री हुए। लगातार निर्बाध रूप से हम 15 साल सत्ता से बाहर रहे, 2004 से लेकर के अखिलेश यादव की सरकार तक, उसके पहले से। और ये कब्जे आज से नहीं है, कांग्रेस की सरकार में वीर बहादुर सिंह के समय से ये कब्जे शुरू हुए थे। तो आपकी सरकारें आई तो आप लोगों ने कब्जे को रहने दिया, इसका मतलब ये कर रही थी। और तमाम
नहीं। हमने कोर्ट हमने खाली कराने गए तो कोर्ट के माध्यम से लोग चले गए कोर्ट में। आप जानते हैं कोर्ट हमारे नियंत्रण में नहीं है, कोर्ट स्वतंत्र है और कोर्ट में निर्णय आने में इतने सालों लग गए। और सरकार ने सुनियोजित रूप से, समाजवादी सरकार पार्टी सरकार ने वहां पे विकास करा दिया। जब विकास करा दिया तो उनको मौका मिल जाएगा। ये तो जो है हम वैलिड हो गए, हमारे हम अवैध जमीन पे कब्जा करके हमारी जो है लीगल वो बन गई है। तो मुझे 5 सेकंड दीजिए, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। सरकारी जमीनों पे कब्जा करना, खाली जमीन पर कब्जा करना, किसी गरीब की जमीन पे कब्जा करना, ये समाजवादी पार्टी के समय का शगल रहा है। गुंडे, बदमाश और माफिया की पार्टी रही है। तारिक भाई जल्दी से अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं दानिश भाई के पास जा रहा हूं। और जनता ने इसीलिए इनको 2 बार विधानसभा में सत्ता नहीं आने दी। ठीक है सर, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, क्या है नगर निगम का खाता नहीं खुला है पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है तारिक भाई प्लीज बीच में राज्यों के समर्थन वाली पार्टी। देखिए सुनिए, अब इन्होंने कहा, देखिए ये इन्होंने अपने आप को क्लीन चिट दे दी, हम लोग जिम्मेदार हैं। कल पानी बरसा, समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। गर्मी ज्यादा पड़ रही थी, समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। जो सूरज घूम रहा है पृथ्वी, उसकी थोड़ी स्पीड कम हो गई माइक्रो सेकंड्स में, वो भी समाजवादी पार्टी ये करने में हर राजनीतिक पार्टी कहाँ पीछे नहीं। सड़कों पर घूमते हैं उसके लिए भी तो आप योगी सरकार को जिम्मेदार बता देते तारिक भाई। खाली लखनऊ का बता दीजिए, ये कौन सी बात हुई? सांड सड़कों पर घूमते हैं इसके लिए भी तो आप योगी सरकार को जिम्मेदार बताते ना। लखनऊ के अंदर मुझे मालूम है चौक से लेकर के ठाकुरगंज तक 100 साल पुराने मकानों को भाजपा सरकार में हटा दिया गया था। मुझे पता है 100 साल पुराने मकानों को स्टेशन रोड में सड़क छोड़ने के नाम पे भाजपा सरकार ने हटाया था। समाजवादी पार्टी ने कभी लखनऊ के अंदर चलाई, ये बता दें। ठीक है, ओके, मैं आ रहा हूँ आलोक जी आपके पास आ रहा हूँ, तारिक भाई आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, प्लीज दानिश जी के पास जा रहा हूँ मैं। ओके, मेरे पास वक्त लिमिटेड है। दानिश भाई ये सिर्फ योगी सरकार है इसलिए विरोध करना है क्या? इससे पहले भी अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई, इतनी मुखरता से बोलता हुआ कोई नहीं दिखा। कार्रवाई को हो जाने दिया गया, उसने हिंदू मुस्लिम में नहीं देखा गया, गलत को गलत कहा गया। लेकिन मौजूदा सरकार के वक्त में ही ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको एक बात कहूं, मैं आपको बताऊं कि योगी सरकार में ऐसा क्यों है। उसका रीजन है कि मोदी सरकार की जो नीति है, योगी सरकार की जो नीति है वो इसके लिए है क्योंकि वो खुद बायसनेस के साथ में काम करते हैं और चीजें हमने उसमें देखी है, विधानसभा में देखी है। इसमें कोई नई बात नहीं है। 2 बात मुझे पूछनी है, एक भारतीय जनता पार्टी से और एक डीजीपी साहब से मुझे ये पूछना है कि उन्होंने इतनी सारी बातें कही, अपने दौर के अंदर में क्या 10-20 अधिकारियों को उन्होंने जेल में डलवाया जो करप्शन में पकड़े गए थे? तब तक तो मुझे लगता है शायद मैं जहां तक जानकारी जान पाया हूं नहीं दिखा पाया। दूसरे नंबर की बात आलोक अवस्थी जी से ये पूछ लीजिए कि जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रही है, जो घर अवैध है उनके नजरिए में, उनसे ये पूछ लीजिए कि क्या सरकारी तर्ज पे जिन लोगों ने करप्शन किया, जिन लोगों ने कॉर्पोरेशन के टैक्स बिल बनाए, जिन लोगों ने वहां पर पानी का कनेक्शन दिया, ये 2 बातों का जवाब मैं लेता हूं। बात खत्म। दानिश भाई एक छोटा सा सवाल, मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे, आप ही सवाल पूछते रहेंगे। तो सवाल मुझसे इनसे ये जवाब ले लीजिए कि उन अधिकारियों के खिलाफ, ठीक है, वो अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर बात करूंगा। एक छोटा सा सवाल दानिश भाई, मुझे 10 सेकंड में जवाब चाहिए, फिर मेरे पास वक्त लिमिटेड है। दानिश भाई सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि ठीक है वो कार्रवाई करेंगे, उस पर सवाल विक्रम सर से भी सवाल मैं पूछ लेता हूं, बट आप मुझे ये बताइए कि फिर हिंदू मुस्लिम वाली सियासत क्यों कर रहे हैं ओवैसी साहब? हाँ मैं बताऊं आपको, देखिए क्योंकि इनकी राजनीति ही ड्यूअल स्टैंडर्ड की है। अरे आपकी राजनीति का उस पर बात कीजिए ना, ये क्या कर रहे हैं वो बात की बात है। ठीक है, मतलब आप दूसरे पे इल्जाम लगाएं। अंबर जैदी जी, मतलब ओवैसी के पास सिर्फ मुस्लिमों वाला चश्मा है। जबरदस्त। अंबर जैदी जी, ओवैसी के पास सिर्फ मुस्लिमों वाला चश्मा है जिसमें उन्हें सिर्फ मुस्लिम दिखेंगे। वही तो मैं बोल रही हूँ, ये तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिनकी पार्टी का नाम ही इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो भारत में रहकर सिर्फ मुसलमानों के इत्तेहाद की बात करते हैं, वो बात कर रहे हैं दूसरे की राजनीति पर। आप पहले अपना घर ठीक कर लीजिए, अपनी पार्टी का नाम बदलिए, पार्टी का आप थोड़ा सा अपने जो मकसद एजेंडा है उस पर काम कीजिए, फिर आप दूसरे को लेक्चर दीजिएगा। आपका तो नाम ही, आपके काम, आपके कर्म, आपके बयान, आपकी पार्टी की हर चीज भारत का जो समावेशी पूरा तंत्र है उसके विरोधी है। आप लोगों के पास वो वाला चेहरा नहीं है कि आप दूसरे की राजनीति पे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा लॉ का हवाला देते हैं। आप यही कर सकते हैं सिर्फ। ये कहना पड़ा कि आप भी मुसलमान है, कहना पड़ा ना। अरे भाई मैं तो मुसलमान हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है या मुझे मुसलमान कहने पे या मेरे किसी भी चीज पे, मेरे किसी अधिकार पे सरकार ने कोई खतरा डाला हुआ है। मैं भारत में खतरे में लास्ट सेकंड, ठीक है, आपकी पार्टी के नेता ओके अंबर जी मुझे लगता है ये बेतुका पॉइंट है, उसके बावजूद भी खुले सांड की तरह घूमते रहते हैं। ओके विक्रम
विक्रम सर आप पर सवाल पूछा उन्होंने, आपकी पार्टी की बेच। ठीक है, ओके अंबर जी, विक्रम सर प्लीज जवाब दे दीजिए, मेरे पास लास्ट 10 सेकंड। सर को रिस्पॉन्ड करने दानिश जी, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2014 देख लीजिए, 555 अधिकारी बर्खास्त किए थे मेरे डीजीपी के टेन्योर में। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, हमारे माफी का खाना नहीं होता था और जो डकैत आते थे ठीक है सर, आपने सारी बातें कह दी और कार्रवाई को लेकर जनता के मन में स्पष्ट हो गया होगा कि क्या हिंदू मुस्लिम की कोई गुंजाइश कार्रवाई के रूप में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ रह जाती है क्या, जनता सब जानती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक।